हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंटेंसी और सेकंड बुक्स है वॉल्यूम नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और चैप्टर नंबर है फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनी। व्यवसायिक संगठन के एकल स्वामित्व एवं साझेदारी प्रारूपों की कमियों को दूर करने के लिए तथा बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए अधिक पूंजी और अधिक प्रबंध की क्षमता जुटाने के लिए व्यावसायिक संगठन का कंपनी प्रारूप अस्तित्व में आया, जिसे संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से अभिप्राय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के ऐसे संघ से होता है जिसकी पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है। वास्तव में एक कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ होता है जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है या होती है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी: टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप form of business organization and to raise more capital and managerial capacity for large scale production, the company form of business organization come into existence. These are called joint stock companies. A joint stock companies refer to an association of individual formed for a common purposes with the capital divided into small share. A company is essentially a voluntary association of individual formed through legal process. कंपनी की परिभाषा: डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से अभिप्राय इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित तथा पंजीकृत कंपनी या किसी विद्यमान कंपनी से है। A company means a company formed and registered under this act or an existing company. नेक्स्ट है कंपनी की विशेषताएं, यानी कि कंपनी की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक ऐसा व्यक्ति है कृत्रिम। दूसरा क्या है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा, इसका अस्तित्व जो है स्थायी होता है, परपेचुअल सक्सेशन। चौथा, इसकी सार्वमुद्रा होती है, कॉमन सेल, जिसे कंपनी की स्टैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ, कंपनी का दायित्व क्या होता है, सीमित, यानी कि सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटीज। सिक्स्थ, अंशों की हस्तांतरणीयता, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अंशों को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। सेवंथ, रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण। कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। समामेलन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्टर्ड कंपनियां, इंग्लिश में भी इसको चार्टर्ड कंपनी ये बोला जाता है। ऐसी कंपनियां जो शाही राजपत्र के जरिए अस्तित्व में आती हैं। कंपनी अधिनियम के आने से पहले राजा सौदागरों के समूह से रुपए लेकर उसके बदले में उनको देश के अंदर और बाहर व्यवसाय करने की छूट देते थे। इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। दिस कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू रॉयल कैरेक्टर्स बिफोर द कंपनीज एक्ट। द किंग वुड borrow money from groups of merchants in exchange for granting them permission to trade within and outside the country. सेकेंड है वैधानिक कंपनियां, यानी कि स्टैट्यूटरी कंपनी। ऐसी कंपनियां जो केंद्र और राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा विशेष प्रकार का कानून पारित करके बनाई जाती हैं। इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा तथा राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य व्यापार निगम, इन्हें सार्वजनिक
निगम भी कहा जाता है। The companies that are created by the central or state government, the central or state government through special legislation, their annual report are presented to the Legislative Assembly and the Rajya Sabha. For example, Life Insurance Corporation, Reserve Bank of India, State Trading Corporation, etc. नेक्स्ट है थर्ड, पंजीकृत कंपनियां या रजिस्टर्ड कंपनी। ऐसी कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अथवा अन्य किसी पूर्व अधिनियम या पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं, पंजीकृत कंपनियां कहलाती हैं। द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। હવે दायित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। फर्स्ट है सीमित दायित्व वाली कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। इस तरह की कंपनियों में प्रत्येक सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इन सच कंपनी द लायबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर्स इज लिमिटेड। These types of companies are divided into two categories. Number 1, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 222 के अनुसार, ये इसको पढ़ा जाएगा 2013 की धारा 2 उपधारा 22 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी है जिसके अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा धारण किए गए अंशों के अदत्त मूल्य तक ही सीमित रहता है। यदि अंशधारकों द्वारा धारण किए गए अंश पूर्ण चुकता हो जाते हैं तो अंशधारकों का कोई दायित्व नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 22 of the Indian Companies Act 2013, a company limited by share is one in which the liability of its shareholder is limited to the unpaid value of the share held by them. If the share held by shareholder are fully paid up, the shareholder has no any liabilities. नेक्स्ट है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 221 के अनुसार गारंटी द्वारा सीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम में वर्णित उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स क्लब, व्यापार संघ, वाणिज्य मंडल। According to section 2 subsection 21 of the Indian Companies Act 2013, a companies limited by guarantee is one whose member liability is limited to the amount of guarantee given by them in the memorandum of association. For example, sports club, trade association, chamber of commerce. नेक्स्ट है नियंत्रण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां होती हैं? पहली है सूत्रधारी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 46 के अनुसार यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंशों का क्रय कर लेती हैं और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं तो उसे सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। According to section 2 subsection 46 of the Companies Act, if a company acquired more than 50% of the share of another company and exercise control over it, it is called a holding company. सेकेंड है सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 87 के अनुसार एक कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है जब उस पर दूसरी कंपनी का नियंत्रण हो जाए, अर्थात दूसरी कंपनी सूत्रधारी कंपनी
इस कंपनी के 50% से अधिक अंशों का क्रय कर लेती हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 87 of the Companies Act, a company is called a subsidiary company when it is controlled by another company. That is, the other company that is called the subsidiary company acquired more than 50% of the company's share. It means दूसरी कंपनी कौन सी हो गई? सूत्रधारी कंपनी। और सूत्रधारी कंपनी जब इस साई कंपनी के 50% से अधिक से अंशों को क्रय कर लेती है तो क्या बन जाती है? साई कंपनी। नेक्स्ट है सूचीबद्ध होने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। सूचीबद्ध होने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, तो पहली क्या होगी? सूचीबद्ध कंपनी यानी कि लिस्टेड कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 52 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज अर्थात शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड, शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए लिस्टेड कंपनी इज वन whose securities, that is share, debenture and bonds, are listed on a unrecognized stock exchange. सेकेंड है असूचीबद्ध कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, वह कंपनी जिसकी प्रतिभूतियां अर्थात अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध न हो, उसे असूचीबद्ध कंपनी कहते हैं। ये कंपनी whose securities, that is share, debenture and bonds, are not listed on any stock exchange is called an unlisted company. सिक्योरिटीज मीन्स हो गया शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, अर्थात शेयर, ऋण पत्र और बॉन्ड, इनको सिक्योरिटी में गिना जाता है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट इज सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 48 के अनुसार कोई कंपनी जिसका कम से कम 51% हिस्सा या जिसकी चुकता अंश पूंजी में कम से कम 51% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार तथा आंशिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और आंशिक हिस्सेदारी राज्य सरकार की हो, उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company in which at least 51% or at least 51% of the paid up share capital is held by the central government or a state government, partially by the central government and partially by the state government, is a government company. सेकेंड इज गैर सरकारी कंपनी यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जो कंपनियां सरकारी नहीं है उसे गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। द कंपनी विच आर नॉट गवर्नमेंट आर कॉल्ड द नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब नेक्स्ट राष्ट्रीयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। राष्ट्रीयता के आधार पर जो कंपनी है, पहली है भारतीय कंपनी, इंडियन कंपनी। भारतीय कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी स्थापना तथा पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत में हुआ है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है विदेशी कंपनी, नंबर 2। तो फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा
42 के अनुसार ऐसी कंपनियां जिसका सम्मेलन भारत से बाहर हुआ हो लेकिन वह भारत में व्यवसाय करती हो तो उसे विदेशी कंपनी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 42 of the Companies Act 2013, a company which is incorporated outside India but carries on business in India is called foreign country company, यानी कि विदेशी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार 2013 की धारा 2 उपधारा 62 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से अभिप्राय एक निगमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है। वन पर्सन कंपनी मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर एज पर सेक्शन 262 कंपनीज एक्ट 2013। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 धारा 3 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से अभिप्राय है एक व्यक्ति वाली कंपनी, और एक व्यक्ति वाली कंपनी को अपने नाम के साथ वन पर्सन कंपनी लिखना होगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह एक व्यक्ति की कंपनी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 subsection 3 of the Indian Companies Act 2013, one person company means a company consisting of one person and shall use the word one person company in its name to make it clear that it is a one person company। विशेषताएं फीचर क्या क्या है वो एक व्यक्ति कंपनी के। नंबर 1, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारत का नागरिक एवं निवासी हो। दूसरा फीचर है एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है। तीसरा, एक व्यक्ति की कुल चुकता अंश पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा फीचर है एक व्यक्ति कंपनी का 3 वर्षों का वार्षिक औसत विक्रय 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। पांचवा है एक व्यक्ति कंपनी के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य नहीं होता है। सिक्स्थ है एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक तथा अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। First feature is only a natural person who is a citizen and a resident of India. Second, a person can form only one person company. Third, the total paid up capital of a person should not be exceeded 50 lakhs. Fourth, the average annual sale of one person company for 3 years should be not exceeded Rs 2 crores. Fifth, it is not mandatory for a one person company to prepare cash flow statement. Sixth, one person company can have a minimum of 1 and maximum of 15 director. नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 2, असीमित दायित्व वाली कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 92 के अनुसार असीमित दायित्व वाली कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि कंपनी के ऊपर कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो विनियोजित पूंजी के साथ साथ अंशधारकों की निजी संपत्ति का प्रयोग भी कंपनी के ऋणों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 92, an unlimited liabilities company is one whose members' liabilities are not limited. This means that if a company
incur a liabilities, the company invested capital as well as the shareholders' personal assets can be used to pay off the company debts. इस तरह सीमित और असीमित दायित्व वाली कंपनी को सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड liabilities companies can be divided into 3 parts based on the number of member. फर्स्ट इज निजी कंपनी, इंग्लिश में प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा। सेकंड सार्वजनिक कंपनी, इसको पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है। थर्ड है एक व्यक्ति कंपनी, इंग्लिश में वन पर्सन कंपनी। निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अनुसार एक निजी कंपनी वह कंपनी है जिसकी न्यूनतम चुकतांश पूंजी अधिनियम द्वारा निर्धारित हो तथा अपने पार्षद अंतर्नियम द्वारा नंबर 1 अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती हो। दूसरा, सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित करती हो या रखती हो। तीसरा, जनता को कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती हो। इस तरह से निजी कंपनियों को या निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है। प्राइवेट कंपनी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी whose minimum paid up share capital is prescribed by the act and its article of association provide for the same. Number 1 prohibits the transfer of share. Number 2 limit the number of member to 200. Third, prohibits the invitation of the public to purchase share and debenture of the company. Second is सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 71 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं है। सेकंड, जिसकी न्यूनतम चुकतांश पूंजी अधिनियम द्वारा निर्धारित हो। थर्ड, एक ऐसी निजी कंपनी है जो एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है। फोर्थ, जनता को कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित या निमंत्रण देती है। फिफ्थ है, सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 होती है तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्गमित अंशों के धारकों की संख्या से निर्धारित होती है या होते हैं। सिक्स्थ है, संचालकों की संख्या कम से कम 3 तथा अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं या होते हैं। According to section 2 subsection 71 of the Companies Act 2013, a public company means which is not a private company. Second, whose minimum paid up capital is determined by the act. थर्ड है ए प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of a public company. Fourth, invite the public to buy the shares and debentures of the company. Fifth, the minimum number of member is 7 and the maximum number of member is determined by the number of holder of issued share. Sixth, the number of director is minimum 10 and maximum 15. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सदस्यों की संख्या के आधार पर जो कंपनी का तीसरा टाइप है वह है एक व्यक्ति कंपनी या वन पर्सन कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 62 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से अभिप्राय है एक निगमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है।
इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। वन पर्सन कंपनी मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर एज पर सेक्शन 260 सबसेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 उपधारा 3 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से अभिप्राय है एक व्यक्ति वाली कंपनी को अपने नाम के साथ वन पर्सन कंपनी लिखना होगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह एक व्यक्ति की कंपनी है। इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, one person company means a company consisting of one person and shall use the word one person company in its name to make it clear that it is a one person company। वन पर्सन कंपनी की विशेषताएं फीचर। नंबर 1, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारत का नागरिक एवं निवासी हो। नंबर 2, एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है। थर्ड है, एक व्यक्ति की कुल चुकतांश पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है, एक व्यक्ति कंपनी का 3 वर्षों का वार्षिक औसत विक्रय 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आएगा, एक व्यक्ति कंपनी के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य नहीं होता है। सिक्स्थ है, एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक तथा अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। इंग्लिश में फीचर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज ए सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इज ए पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी। थर्ड है, द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ ए पर्सन शुड नॉट एक्सीड 50 lakh। Fourth is the average annual sale of a one person company for 3 years should be not exceed Rs 2 crore। Fifth है, it is not mandatory for a one person company to prepare cash flow statement। Sixth है, one person company can have a minimum 1 and maximum of 15 डायरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंश का अर्थ, मीनिंग ऑफ शेयर। कंपनी की समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित होती है। ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश या शेयर कहा जाता है और कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी या शेयर कैपिटल कहा जाता है। The total capital of a company is divided into parts of a fixed amount. Each such part is called a share and is called the company's share capital। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की अंश पूंजी 10 लाख रुपए है और यह 10 रुपए वाले हिस्सों में विभक्त है तो प्रत्येक 10 रुपए वाला हिस्सा अंश कहलाएगा। इस प्रकार कंपनी के अंशों की संख्या कितनी होगी? 1 लाख रुपीज। अंशों की संख्या कितनी होगी? 1 लाख। और इस 1 लाख को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी की जो कुल पूंजी है रुपीज में, उसको 10 से पर शेयर के से डिवाइड करने पर 1 लाख शेयर कैलकुलेट हो जाता है। एग्जाम्पल इंग्लिश में, इफ ए कंपनी हैज ए शेयर कैपिटल ऑफ 10 lakh rupees divided into 10 rupees share would be called a share, thus the company has 1 lakh share, that is 1 lakh share is equal to 10 lakh rupees divided by share means 10 rupees। नेक्स्ट है अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर। कोई भी व्यक्ति जो अंशों के द्वारा कंपनी में राशि विनियोजित करता है उसे कंपनी का अंशधारी कहा जाता है और वह अंशों पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। एनी पर्सन हु इन्वेस्ट
money in the company through share is called a shareholder of the company and he is entitled to receive dividend on the share. प्रत्येक अंश का अपना एक नंबर होता है जिससे उसकी पहचान तथा गिनती करना आसान हो जाता है। प्रत्येक अंश का अपना एक अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू होती है। थर्ड है ई, इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं दोनों को। ईच शेयर हैज इट्स ओवन नंबर मेकिंग इट इजी टू आइडेंटिफाई एंड काउंट। ईच शेयर हैज इट्स ओवन फेस वैल्यू। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी निम्न दो प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। पहला प्रकार कौन सा है? पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर। सेकंड है समतांश यानी कि इक्विटी शेयर। पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्न दो अधिकार प्राप्त हों। नंबर एक, इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह लाभांश इनको समतांशधारियों से पहले मिलता है। सेकंड है, कंपनी के समापन की दशा में इनको अपनी पूंजी समतांशधारियों से पहले वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर दोज which have the following two rights. Number one, they have the right to receive dividend at a fixed rate and they get this dividend before the equity shareholder. Second is, in case of winding up of the company, they have the right to get back their capital before the equity shareholder. अब है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहला कौन सा हो गया? संचयी पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इस प्रकार के अंशों को आगामी वर्षों में लाभांश की बकाया राशि लेने का अधिकार प्राप्त होता है या अधिकार होता है। इस राशि को कंपनी की बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। सच शेयर हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड पेमेंट इन फ्यूचर ईयर्स। दिस अमाउंट इज शोन अंडर कंटीजेंट लायबिलिटीज हेड्स ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट। सेकेंड इज असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इन अंशों के स्वामियों को आगामी वर्षों में गत वर्ष यानी कि पिछले वर्षों के लाभांश की बकाया राशि लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। The owner of this share do not have the right to receive the arrear of dividend of the previous year in the coming year. तीसरा जो टाइप है प्रेफरेंस शेयर का वह है शोध्य पूर्वाधिकार अंश यानी कि रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 55 के अनुसार ये ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनकी राशि कंपनी के द्वारा अपने जीवन काल में एक निश्चित अवधि के पश्चात निर्गमन की शर्तों के अनुसार वापस कर दी जाती है या भुगतान कर दिया जाता है। According to Section 55 of the Companies Act 2013, these are such preferential share whose amount is returned or paid by the company after the certain period during its life as per the terms of issue. फोर्थ है अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अर्थात ऐसे अंशों की राशि कंपनी अपने जीवन काल में नहीं लौटा सकती। कंपनी के समापन पर इन अंशों की राशि का भुगतान किया जा सकता है। The amount of such share cannot be returned by the company during its lifetime. These share can be redeemed at the winding up of the company. नेक्स्ट है फिफ्थ, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो भागयुक्त प्रेफरेंस अंश ऐसे अंश होते हैं, इन अंशों के अंशधारियों को साधारण अंशों पर लाभांश देने के पश्चात बचे हुए लाभ में से भी हिस्सा लेने का अधिकार होता है या अधिकार प्राप्त होता है।
The shareholder of these share have the right to a share in profit remaining after paying dividend on ordinary share. सिक्स्थ है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऐसे अंशों पर केवल पहले से ही या पहले से निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, इन्हें बचे हुए लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता है। Such share are paid dividend only at a predetermined rate of interest. They do not have the right to share in the remaining profit. नेक्स्ट है सेवंथ परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिन पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमन की शर्तों के अनुसार साधारण अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। These types of preference share can be converted into ordinary shares as per the terms of issue are called convertible preference share. आठवां जो टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर का वह अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। इस प्रकार के अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता है, अर्थात इनको साधारण अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। These types of share cannot be converted into ordinary share. तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप अपनी क्वेरी के लिए वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।